नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, अभी हम लोग 2025 में जो कि यूटी का एग्जाम हुआ था उसके हिस्ट्री के पीवाईक्यू का डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का निवेदन था, काफी सारे बच्चों के कमेंट थे, सर आप पीवाईक्यू करवा दीजिए, प्लीज पीवाईक्यू करवा दीजिए, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि हमें हमारी तैयारी किस किस तरीके से हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 15 के आगे के चलेंगे। तो अगर अभी तक की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। उसमें सारे मेथड को बताया गया है कि जिस तरीके से एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है उस तरीके से हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है यूनिवर्सिटीज में। तो आइए देखते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ जो है 4 स्टेटमेंट दी गई है और दूसरी तरफ इसका एक प्रयुक्त शब्द दिया गया है कि यानी कि लोकोक्तियां और मुहावरे की तरह इसको अगर ऐसे रिलेट करके चलोगे तो आप लोग जान जाओगे कि पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि पकी हुई फसलों को काटकर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से बंटवारा करना। ऑप्शन नंबर 1 है कि पकी हुई जो फसल होती थी खेत में, मान लो उसके 10 पार्टनर हैं, फसलों को काटेंगे, 10 के 10 पार्टनर खड़े रहेंगे वहीं पर जहां पर बंटवारा होगा, सभी की मौजूदगी में बंटवारा होगा। तो उनमें से क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 है, बी है, कि फसल को काटने के उपरांत 3 भागों में अनुमानित किया जाता है, अच्छा, मध्यम और बदतर। तो यहाँ पर फसलों यानी कि राजस्व संग्रह की बात की गई है, राजस्व संग्रह के बारे में पूछा गया है कि फसलों को काट लिया जाता है। फसलों को काटने के बाद उसकी कैटेगरी को जो फसल है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। एक जो उत्तम क्वालिटी की फसल होती थी, दूसरी जो मीडियम क्वालिटी की होती थी, चलो कोई बात नहीं है, ना अच्छी है ना खराब है। तीसरी कैटेगरी थी कि ये खराब फसल है। और इस ऑप्शन नंबर सी है, स्टेटमेंट नंबर सी है, फसल काटने के बाद ढेर को आपस में बांट लेना। कि फसल जो काटते थे उसका जो ढेर होता था, ढेर यानी कि भूसा, उसको आपस में बांट लेते थे। इसको पार्टिकुलर शब्द में के बारे में क्या कहा जाता है, पार्टिकुलर शब्द इसका क्या है। और स्टेटमेंट नंबर डी है, जब खेतों को बीज बोने के बाद बांट लेना। यानी कि जो खेत हैं पहले बीज बो देते हैं, पहले ही खेत को बांट लेते हैं। मान लो 10 लोगों ने मिलकर कोई खेत में बीज बोया और बीज बोते ही खेतों को बांट लिया कि भाई यहाँ जो इतनी पार्टिकुलर जगह की फसल होगी, इसका इसकी यहाँ पर जितनी भी उपज होगी वो हिस्सा मैं रखूंगा। ये इतनी पार्टिकुलर स्थान की जो जमीन होगी इसका हिस्सा आप रखना। तो उसको पार्टिकुलर शब्द क्या कहा जाता था उसके बारे में तो एग्जामिनर ये पूछा है आपसे। तो आइए देख लेते हैं। पकी हुई फसलों को काट कर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से जो बंटवारा होता है उसको एक शब्द में भावोली कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक का एक की किस्में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाता है। आइए देखते हैं, अभी भी 3 ऑप्शन जो है आपस में मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फसल को काटने के उपरांत जो फसल होती है उसको 3 भागों में अनुमानित किया जाता था कि अच्छी फसल कौन सी है, उसके बेकार फसल कौन सी है यानी कि जो खाली काम चलाऊ है, और जो एकदम खराब फसल है। 3 भागों में इसके डिवाइड हो जाता था। तो ये है हमारी कड़कुत। उस पार्टिकुलर शब्द को हम लोग कड़कुत कहते हैं। तो बी का 3 केवल विकल्प नंबर 2 में है, पहला और तीसरा ये भी इलिमिनेट हो जाता है। बाकी अभी तो आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, अभी आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। एग्जाम हॉल में खाली दो इतना ही मैच करके आप ऑप्शन नंबर 2 में टिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आपकी क्लास ले रहे हैं तो आपको सारे विकल्प कराएंगे। फसल काटने के बाद ढेरों को आपस में बांट लेना, इसको लौंग बटाई कहा जाता था। और खेतों को बीज
खेतों को बीज बोने के बाद बांट लेना, इसको खेत बटाई कहा जाता था। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 2। तो आगे देखते हैं बच्चों, आप लोग नोट्स बनाते चलना, और इसका आंसर आप लोग एक पेज और पेन लेकर बैठिए, और आप लोग इसका आंसर खुद देते जाओ। अपने अपने आप को चेक करो कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है उसके हिसाब से आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एग्जामिनर जो है पूछता है आपसे कि 17वीं शताब्दी के कृषि समाज में, जो 17वीं शताब्दी थी, यहाँ का जो कृषि समाज था राजस्थान, राजस्थान की महिलाओं के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। 17वीं शताब्दी का जो समाज था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है कि महिलाएं न्याय मांगने के लिए, कि अगर उस समय महिलाओं को न्याय मांगना था तो अपनी याचिका किसको भेज सकती थी, याचिका यानी कि एप्लीकेशन। जैसे आज के समय में है, आपको अगर न्याय मांगना है तो आप न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहां से आप लोग न्याय मांगते हैं। और कई बार सबसे पहले तो आप लोग पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जो है आपको न्याय नहीं दिलवाता है, न्याय आपको कोर्ट से ही मिलता है। अब तो एक समय ऐसा है, महिला पुरुष सारे जो है न्यायालय जा सकते हैं। उस समय जो व्यवस्था थी न्यायालय, उसको क्या कहा जाता था, कि महिलाएं कहाँ पर जा सकती जाती थी, उनके साथ न्याय न्याय होता था। महिलाओं के साथ क्या क्या अन्याय हो सकता है, एक तो दहेज उत्पीड़न हो सकता है उस समय भी रहा। 17वीं शताब्दी की बात चल रही है, तो उस समय तक थोड़ा बहुत था। या पति के द्वारा उसको मार कर घर से निकाल दिया गया है, या उसके सामने उसके बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, उसको भी मारा पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का अगर अन्याय होता था 17वीं शताब्दी में, तो महिलाएं कहाँ जा सकती थी। विकल्प संख्या 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है ग्राम पंचायत में। क्या महिलाएं ग्राम पंचायत में जा सकती थी? क्या महिलाएं अमीन के पास जा सकती थी, अपनी एप्लीकेशन दे सकती थी? क्या महिलाएं दीवान के पास जा सकती थी? क्या महिलाएं सूबेदार के पास जा सकती थी? यहाँ पर महिलाएं किसके पास जा सकती थी? मुझे पता है आप लोगों ने जो अपना टिक लगाया होगा, 90% बच्चों ने दीवान लगाया होगा, बाकी की जो बच्चे होंगे वो सूबेदार लगाया होगा, है ना। मैक्सिमम बच्चों ने यही टिक लगाया होगा। लेकिन आपका सही आंसर है ग्राम पंचायत। तो समय जो पंचायत होती थी वही न्याय दिलाने का काम करती थी। ग्राम पंचायत पुरुषों के साथ भी पुरुषों को भी न्याय दिलवाती थी, और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी न्याय दिलवाने का काम ग्राम पंचायत करती थी। यानी कि क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछना चाहे आपने, तो इस तरीके से पूछेगा कि 17वीं शताब्दी में न्याय की जो व्यवस्था थी उसको पार्टिकुलर शब्द क्या कहा जाता था। तो उस पार्टिकुलर शब्द को ग्राम पंचायत कहा जाता था। ग्राम पंचायत में ही न्याय दिलवाने का कार्य किया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, और इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके इसके विकल्प 1 2 3 में यहाँ पर उसके नीचे दिए गए हैं, तो इसके अनुसार आप लोगों को व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो विकल्प संख्या 1 है, संथालों का राजमहल की पहाड़ियों में आना और वहां बसना, ये घटना कब हुई थी? और ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल में स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त, ये घटना हुई कब हुई थी? और ऑप्शन नंबर सी है, कपास में उछाल तेजी का आरंभ, ये कब हुआ था कि कपास में जो है तेजी आ गई थी, यानी कि कपास को लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, कहने का मतलब ये है। और चौथा ऑप्शन है संथाल विद्रोह, ये थोड़ा सा पहले तो संथाल आके बढ़े बसेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा नंबर संथाल विद्रोह तो बाद में करेंगे, पहले आके बसेंगे। तो 2 ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं, कि ये पहले आएगा और डी बाद में आएगा, तो आपकी लड़ाई बी और सी में है, तो है ना। और बाकी के तीसरा और चौथा ऑप्शन तो एक ही एलिमिनेट हो जा रहा है। और बाकी देख लेते हैं, एक बार इसका डिटेल जान लेते हैं हम लोग।
संथाल सन 1800 में आकर बसे थे यहाँ पर। 1800 सन 1800 दशक में जो था संथाल, जो 1800 से लेकर, यानी कि 1800 का जो प्राथमिक दशक था, यानी कि 1800 से लेकर 1810 तक संथाल यहाँ पर आके बसे थे। ठीक है, पहला इसके फर्स्ट फर्स्ट दशक में, 1800 के पहले दशक में संथाल आकर बसे थे। और बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था वो हमें पता है कब किया गया था। संथाल में, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब की गई थी? 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तब इन्होंने यहाँ पर 1793 में ये क्या करते हैं, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते हैं। क्या नाम होता है उनका? कॉर्नवालिस। कॉर्न कॉर्नवालिस जब यहाँ के गवर्नर बनते हैं 1793 में, जब ये स्थायी बंदोबस्त लागू करते हैं। और कपास में उछाल कब होता है प्यारे बच्चों? कपास की खेती में जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है 1861 के बाद, यानी कि 1861 के आसपास का समय रहता है जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो समय कपास की में जो है तेजी से कपास की डिमांड बढ़ने लगती है। क्योंकि जो लंदन के लोग रहते हैं, ब्रिटेन के लोग रहते हैं, उन्होंने कपास की डिमांड यहाँ से बढ़ा दी थी। अमेरिका में क्योंकि गृह युद्ध चल रहा था तो वहां से उनको कपास नहीं मिल पा रहा था। और सबके लास्ट में हम लोग जानते हैं कि संथाल का विद्रोह हुआ था। ये 1855-56 के पास, 1855 और 56 के बीच में संथालों का विद्रोह हुआ था। तो बच्चों, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, और सबके आगे सबका ईयर लिखा हुआ है। तो आइए ईयर के हिसाब से देखते हैं। इसमें सबसे पहली घटना 1800 का जो सबसे पहले जो 1800 का जो दशक है, यहाँ पे सबसे पहले एक घटना होती है। इसके बाद 1793, यानी कि 1800 का जो दशक है या शतक है, ये 1800 का शतक है, ये है ना, दशक नहीं है। ये 1800 का दशक शतक है। 1800 का जो पहला शतक है, इसका मतलब सन 1700 के आसपास की बात की जा रही है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद 1793 है। 1793 के बाद 1861 है। फिर एक सेकंड खाते, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सन 1793 आता है, ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद 1800 का पहला दशक आता है, वो शतक नहीं, वो दशक था। इसके बाद 1855-56 है। फिर 1861 है। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 3। यहाँ भी ए के बाद डी आ रहा है, आप लोग ये भी मान के चलो, जो सबसे पहले बताया था, है ना। लेकिन उसके पहले बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हो गया था 1793 में ही। और संथाल विद्रोह बाद में हुआ 1855-56 में। और कपास में जब तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि जब इसका रेट बढ़ा, तो 1861 का जो समय था, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय कपास का रेट बढ़ गया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं। नहीं मिटाएंगे तो ये इसी में ऐसे लिखा रह जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, चलो इसको क्या करें। क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में
क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये भी कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए पूछा गया है, यानी कि क्रोनोलॉजी वाइज। क्रोनोलॉजी और मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं आपके उसमें। तो यानी क्रोनोलॉजी का मतलब है आपको 4 फैक्ट पता होना चाहिए। और कई बार इसमें होता है कि आपको अगर 1 या 2 फैक्ट ही पता है, कई बार एक ही फैक्ट पता है, तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्रोनोलॉजी वाइज लगाने के लिए है। तो सैनिक विद्रोह का व्यापक जन विद्रोह में बदलना। ये सबसे पहले विकल्प संख्या ए में है, यानी कि स्टेटमेंट ए है कि सैनिक विद्रोह जो है व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। और विकल्प संख्या बी है कि मेरठ में सैनिक विद्रोह का आरंभ होता है। और विकल्प संख्या सी है कि दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह और बहादुर शाह द्वारा सांकेतिक नेतृत्व को स्वीकारना। यानी कि दिल्ली दिल्ली में बहादुर शाह जो होते हैं, बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ चलो मैं जो है नाम मात्र के लिए तुम्हारा शासक बन जाता हूँ। और ऑप्शन नंबर डी है हाइव और आर्ट्रम के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का लखनऊ रेसिडेंसी में प्रवेश। तो ये सारी घटनाएं जो है 1857 की जो क्रांति है उसी दौरान ये सारी घटनाएं घटी थी। तो आइए देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद में कौन सी घटना हुई थी, पहले और बाद में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेकंड बच्चों। हाँ, सबसे पहले मेरठ में सैनिक विद्रोह का आरंभ हुआ था। हमें पता है कि सैनिक विद्रोह का आरंभ मेरठ में हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी कहाँ पर लिखा हुआ है। 2 और 3 में बी लिखा है, तो बाकी के 2 को काट देते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि जो चीज विकल्प में नहीं है उसको हम लोग पहले काट देंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रह जाते हैं। और इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, हमें पता है जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे लेक्चर पे, तब दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह हुआ था और बहादुर शाह को इन्होंने अपना नेता चुना था। क्योंकि मेरठ के आंदोलन 10 मई को प्रारंभ होके 11 मई तक दिल्ली में पहुंच जाता है। तो दूसरी घटना क्या हुई थी, यहाँ पर बहादुर शाह ने अपने बोला कि हाँ भाई चलो तुम लोग कह रहे हो, हालांकि अब बादशाह के तलवार में उतनी जान नहीं है, यानी कि हाथ में इतनी जान नहीं है कि बादशाह तलवार उठा सके। लेकिन मैं भारत का राजा होते रहते हुए मैं आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए करता हूँ। तो बी के बाद में ऑप्शन नंबर सी आएगा, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर बी के बाद ए है, तो ए भी कट जाता है ऑप्शन। ऑप्शन तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों के पास टाइम कम होगा। तो इस तरीके के एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद सैनिक विद्रोह जो था व्यापक जन आंदोलन में बदल गया, यानी कि जन विद्रोह में बदल गया। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले 10 मई को जो आंदोलन आरंभ हुआ था मेरठ के, 11 मई को दिल्ली में पहुंच गया। धीरे धीरे जो सैनिकों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था कि जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, फालतू में फांसी दे दी गई थी, बैरकपुर छावनी के रेसिडेंट के वो बट सैनिक थे। इसीलिए सबसे पहले सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह मेरठ के चलते हुए दिल्ली में पहुंच जाता है। दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर रहते हैं, ये जब नेतृत्व करते हैं पूरे भारत का, तो ये जो सैनिक आंदोलन है एक जन आंदोलन में बदल जाता है। यानी कि आम पब्लिक भी इस आंदोलन में भाग लेती है। तो बी सी के बाद आपका आता है ए। इसके बाद डी है, वो लोग ओटरम के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का लखनऊ रेसिडेंसी में प्रवेश। लखनऊ रेसिडेंसी में प्रवेश का तात्पर्य यह है कि जब ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, तो ये लोग जो अंग्रेजी रेसिडेंट होते हैं, ये लखनऊ के विद्रोह को दबा देते हैं। ये ऑटरम और हैवलॉक, ये लखनऊ रेसिडेंसी को ये लोग अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। यानी कि वहाँ के नेताओं को, क्रांतिकारियों को ये लोग क्रांति को दबा देते हैं, क्रांतिकारियों को हरा देते हैं। कुछ क्रांतिकारी भाग जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 ये सितंबर 1857 जब ये लोग यहाँ का
विद्रोह दबाते हैं, ये जब सितंबर आ जाता है हैवलॉक और ऑटम। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं अभी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बारे में पूछा गया है। 1857 में अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह करने वाले मेरठ के सिपाहियों के नेतृत्व के लिए किसने संपर्क किया था? अब किसने संपर्क किया था, देख किससे संपर्क किया था। अब वही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 में देख लिया है कि इन्होंने जो मेरठ के सिपाही चले थे दिल्ली की तरफ, इन्होंने सीधे आकर जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता चुनते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के नेता होते हैं, पूरे भारत के लीडर होते हैं, पूरे भारत के राजा होते हैं, मुगल सम्राट रहते हैं। इसीलिए उनके नेतृत्व करवाते हैं कि अगर आप कहोगे तो पूरा भारत आपकी बात को मानने के लिए तैयार है। और इसीलिए बहादुर शाह जफर के हाथों में उन्होंने नेतृत्व सौंपा। और बहादुर शाह जफर ने बड़ी बहादुरी से क्योंकि उनके हाथों में जोर नहीं था उस समय, तो उठाकर तलवार उठाकर अंग्रेजों से लड़ लें। लेकिन ये वंशज तो औरंगजेब के ही थे, बाबर के ही वंशज थे, लेकिन ये काफी बूढ़े हो चुके थे। अगर इनकी तलवार में जान होती, अगर उसमें हाथों में इतनी जान होती कि अंग्रेजों का मोर्चा ले सके। और उसमें भी इनके साथ जो है बख्त खां, जो इनके वो रहते हैं, सेनापति रहते हैं, और दिल्ली का राजा बनने के चक्कर में वो इनके साथ दगाबाजी कर जाते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उनको भी निपटा देते हैं, इनको मारने के बाद। तो जो आपको क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मेरठ के सिपाहियों ने किससे संपर्क किया था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के 11 मई 1857 को संपर्क किया था। तो बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।